हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे इस एपिसोड में क्या होता है। यहाँ पे दादाजी ने फैसला किया था कि अगर गू उस घर से नहीं आता है तो हम उस घर को ही खत्म कर देंगे। तब गू बाय से कहता है कि बाय, तुम यह क्या कर रही हो? दादाजी को जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन तुम तो हमेशा मेरा साथ दिया करती थी, फिर ये क्या कर रही हो? बाय कहती है कि तुम जानते हो अच्छे से गू, दादाजी तुमसे क्या चाहते हैं, बस तुम वही कर दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अब इधर गू आता है, मॉम डैड को परेशान देखकर उन्हें तसल्ली देने लगता है और उनसे सॉरी भी कहता है कि मॉम डैड, आप लोगों को मेरी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ। लेकिन मॉम डैड इतने स्वीट थे कि मॉम तो कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोगों की सारी जिंदगी इसी तरह निकल गई है, हमारा अपना घर तो है नहीं, तो हम ऐसे ही मूव होते आए हैं, आज नहीं तो कल हमें यहाँ से मूव करना ही था। जबकि जिंग जिंग सीक्रेटली दादाजी से मिलने के लिए उसी नूडल शॉप पर जाती है। दादाजी आज थोड़े से उससे शर्मिंदा थे क्योंकि उसको उसके घर से मूव जो करा रहे थे। तब दादाजी उससे बताते हैं कि पहले मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा था, तब मुझसे तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वो जिंजिंग से काफी बातें भी शेयर करते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का था, और जबकि गो वो बहुत ही अलग है, उसे नए नए आइडियाज पसंद हैं, वो कंपनी को अपने तरीके से देखना चाहता है, वो नए तरीके से पूरी कंपनी के मैनेजमेंट को ट्रांसप्लांट करना चाहता है, और मैंने इसके लिए उसे इजाजत नहीं दी, और इसी बात के लिए गू मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। अब इधर मॉम डैड को दिखाया जाता है कि वो बहुत से पुराने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तभी उन्हें उनकी वेडिंग रिंग मिल जाती है, तो उन्हें कुछ शरारत से सूझते हैं और डैड मॉम को वो अंगूठी दोबारा पहनाने लगते हैं और कहते हैं चलो हम एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। मॉम तो बहुत शर्माती है, ऊपर से गू भी आ जाता है और वहाँ पे एम्बैरेस होते होते वो अंगूठी नीचे गिर जाती है। तब तक इन लोगों को कोई पुराना फोटो एल्बम नजर आ जाता है, वो उसे गू को दिखाने लगते हैं कि ये देखो, ये जिंगजिंग की बचपन की फोटो है। उसमें बहुत क्यूट सी जिंगजिंग की बचपन की फोटो थी, जिसे देखकर गू बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर डैड बहुत इरिटेट हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एल्बम में अपनी बहुत सी सेविंग छुपा कर रखी हुई थी, मॉम से चोरी चोरी। लेकिन जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो मम्मी जो डैडी का हाल करती हैं वो देखने लायक होता है। उधर गू इन दोनों को इस तरह देखता है तो उसे अपनी भी फैमिली की याद आने लगी थी। उसकी फैमिली में कोई नहीं था, सिर्फ उसके दादाजी थे। वो उसको स्कूल भी छोड़ने जाया करते थे और उसे अब ये डर लगने लगा था कि कहीं उसके मॉम डैड की तरह उसके दादाजी भी उसे छोड़कर न चले जाएं। अब यही सब देख सोच कर वह बहुत दुखी हो रहा था। अब यहीं पर छिंग आ जाती है और उसे बहाने बहाने से पूछती है कि तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे बीच इश्यूज क्या है, आखिर में ऐसा क्या हुआ है जो तुम उनसे अलग रहते हो। तब वह बताता है कि वो अगर इसी तरह एक साल और इस कंपनी को चलाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब कंपनी आउटडेटेड हो जाएगा और सब इनके आगे निकल जाएंगे। और जब भी मैं दादाजी से ये बातें करने की कोशिश करता था तो बस मुझसे और दादाजी से फाइट हो जाती थी। तब तक मैं जिंगजिंग और गू को वही मॉम डैड की गिरी हुई अंगूठी मिल जाती है और वो उसे चुपके से जिंगजिंग को पहना देता है। अब वो वेडिंग रिंग पहनकर जिंगजिंग बहुत खुश होती है। अब जिंगजिंग दोबारा से चोरी चोरी वही राइस नूडल शॉप पर जाकर दादाजी से मिलती है, दादाजी से बात करती है और दादाजी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने पास रोकते हैं। और यहाँ जिंगजिंग को गिल्टी फील हो रहा था कि कहीं गू को पता चल गया कि मैं आपसे छुप छुप कर मिलने आती हूँ तो वह मुझ पे बहुत नाराज होगा। और ऊपर से उसने एक रेन कोट पहन रखा था, ऑलमोस्ट राइस नूडल साथ की स्मेल से उसे यह पहचान न ले, यह सोचकर जिंगजिंग ने ये इंतजाम किया हुआ था। लेकिन दादाजी जब इतनी रिक्वेस्ट करते हैं तब वो कहती है कि ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगी गू को मनाने की। तब वह घर जाती है और गू को अचानक आते हुए देखती है तो वो जल्दी से अपने रेन कोट को छुपा लेती है। लेकिन गू भी बहुत स्मार्ट था, वह जान जाता है कि जिंगजिंग मुझसे कुछ छुपा रही है और वह वहाँ जाकर उसे देख लेता है। वो काफी गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से उसे घर मूव करना पड़ रहा था। अब वो एक नए घर के लिए अरेंज करने चला जाता है। अब वहाँ एक एजेंट के साथ मिलकर छुपकर एक अपना घर ही कम रेट पर उसे किराए पर देने की कोशिश करता है।
अब जिंजिंग इधर परेशान थी तो वह ये सारी बातें किससे करे, तो उसके लिए सिर्फ आईनी ही एक थी जिससे वो अपनी सारी बातें कर सकती थी। वह बताती है कि दादाजी कैसे उसे फोर्स कर रहे हैं कि वह गू को मनाकर घर ले आए। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। अब नेक्स्ट डे दिखता है कि जिंजिंग और गू दोनों घर की तलाश के लिए निकले होते हैं। तो जिंजिंग यह एरिया देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि यहाँ का रेंट काफी हाई होगा, इससे अच्छा है कि यहाँ से जाना ही बेटर होगा। लेकिन इसके अंदर जब जाकर वो देखते हैं तो काफी लेटेस्ट मॉडल का घर था। अब जिंजिंग को शक होने लगा कि इतने कम रेंट पर ये घर कैसे हमें उपलब्ध हो सकता है। अब जिंजिंग को कुछ शक हो रहा था गू के ऊपर, और गू तो इधर सिर्फ घर की बड़ाई ही किए जा रहा था। तब जिंजिंग किसी बहाने से गू का फोन लेती है और उसे वह देखती है कि वह वाईफाई इसी घर का कनेक्ट था। तब जिंजिंग समझ जाती है कि यह इसी का घर है। अब वो तो पकड़ा गया था। अब जिंजिंग आगे आगे थी और वो पीछे पीछे माफी मांगता हुआ आ रहा था। अब जिंजिंग सोचती है कि यही राइट टाइम है कि जो दादाजी ने कहा था कि वही बातें इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। अब वह कहती है कि हम दोनों तो इकट्ठे हो चुके हैं, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे कोई भी इशू रहे। अब चाहे जो हो, वो तुम्हारे दादा है, तुमको उनसे बात करनी चाहिए। अब उधर डैड घर में लास्ट फिनिशेस कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे नए मालिक को घर का कोई भी टूटा फूटा चीज मिले, इसलिए वह अच्छे से तैयारी कर रहे थे। इधर गू पापा के पास आता है और उनसे फिर से एक बार माफी मांगता है और वह काफी ही सॉरी फील कर रहा था। लेकिन पापा ने कहा कि हम लोगों की तो दौलत तुम दोनों हो, तुम इसके लिए परेशान न हो। डैड बताते हैं कि एक्चुअली गू तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत क्यूट लड़के हो। यहाँ पर ऊपर से मॉम आ जाती है और वो गू को रियलाइज कराती है कि देखो तुमने गू को टच किया है लेकिन गू को कुछ नहीं हुआ। इससे उसका फोबिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका था। अब वो दोनों आकर उसे हक करते हैं और मिलते हैं। अब उनकी खुशी देखने वाली होती है। अब चाहे जितनी बड़ी भी बीमारी हो, प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है। आज गू ने यही सीखा था। अब जिंजिंग ने काफी ऐसी हरकतें की थी जिससे गू को शक हो गया था। अब गू को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि मिस्टर गू यानी उसके दादाजी कि वो यहाँ राइस नूडल्स शॉप पे आकर जिंजिंग से मिलते हैं। अब गू को पूरी तरह से शक हो गया था कि दादाजी और जिंजिंग के बीच जरूर कुछ चल रहा है। वह सोचता है कहीं जिंजिंग को परेशानी में न फंस जाए, इसलिए वह अब डायरेक्ट दादाजी के पास जाकर मिलता है और दादाजी से बातें करता है कि मैं लौट के तो आ जाऊंगा लेकिन बातें अपनी ही मनवाऊंगा, आपको मेरे तरीके से चलना होगा। लेकिन दादाजी सोचते हैं कि चलो तुम आ गए। दादाजी बहुत खुश थे, इसलिए वो उसके किसी भी बातों का कोई विरोध नहीं करते हैं और कहते हैं चलो तुम आ गए, बस इतना ही बहुत है। इधर जिंजिंग को उसके मॉम डैड पनिशमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि जिंजिंग दादाजी से छुपकर मिलती थी। अब गू भी आ जाता है और वो बहुत खुश हो, इतना पनिशमेंट तो इसके लिए बनता ही है। और इधर गू जिंजिंग से अकेले में मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम छुप छुप कर दादाजी से मिलती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तब जिंजिंग गू से सॉरी मांगती है और फिर गू कहता है कि तुम्हारे लिए एक सजा है, तुम अब से हमेशा मेरी बॉडीगार्ड बनकर रहोगी। आफ्टर ऑल ये सजा नहीं बल्कि जिंजिंग को अपने साथ रखने का एक नया आइडिया था। अब जिंजिंग ये सुनकर एकदम से खुश हो जाती है। अब जिंजिंग ने गू ग्रुप के सीईओ का बॉडीगार्ड बनना था, इसलिए जिंजिंग भी अब पूरी तैयारी में लग गई थी। अब वो स्पोर्ट्स कार चलाना सीख रही थी, साथ में आईनी को भी बैठाया था। आईनी बेचारी का तो बहुत बुरा ही हाल कर दिया था। अब उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही होती है। हर तरह के हथियारों की वो प्रैक्टिस करती है, तरह तरह के हथियार चलाना सीखना चाहती है। अब वो सोचती है कि वो एक अच्छी बॉडीगार्ड कैसे बने। वो गू को कभी निराश नहीं करना चाहती थी, जबकि गू हैरान था कि आजकल जिंजिंग सारा दिन घर से गायब रहती है। आखिर में ये नजर भी नहीं आ रही है, ये कर क्या रही है, जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग गू का पहला दिन था और साथ में जिंजिंग का भी। जिंजिंग थोड़ा लेट तैयार होकर आती है और जब आती है तो सारे देखकर उसे हैरान रह जाते हैं और देख रहे थे कि उसने एकदम प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स वाला जैकेट पहना हुआ था, हाई हील्स के जूते पहने हुए थे, हर चीज से वह रेडी थी। तभी उसकी गड़बड़ हो जाती है और अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने लग जाती है। तभी वह अपनी स्टिक निकालती है बहुत ही स्टाइल के साथ
लेकिन ये क्या, उसकी स्टिक तो निकलती ही नहीं है। अब स्प्रे निकालती है जिसमें से स्प्रे निकलता ही नहीं है। अब सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि गू के पीछे कोई माफिया नहीं पड़ा हुआ है, जिसलिए तुम इतनी तैयारी करके आई हो। नॉर्मल ही रहो, इतनी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सारे स्टाफ वाले गू के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही गू और झिंगझिंग अंदर आते हैं, वह स्वागत के लिए बुग्गे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अचानक टकराव से वह बुग्गा ऊपर हवा में उछल जाता है और झिंगझिंग उसे बहुत ही स्टाइल के साथ फौरन कैच कर लेती है। अब यहाँ पर सब देखते हैं कि ये कौन है, यहाँ पर आ गई। अब गू भी देख रहा था कि ये क्या, मैं तो इसे अपने करीब रखने के लिए जॉब दिया है और ये तो बिल्कुल सीरियस हो गई है। गू सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहता था और इधर झिंगझिंग बाहर बैठकर बोर होती रहती थी, क्योंकि उसे ऑफिस का कोई काम आता ही नहीं था। अब वह काफी बोर हो रही थी, लेकिन वहाँ एक एम्प्लॉय आती है, उसे एक बहाने से काम देती है। ये कुछ सैंपल है जिसे मिस बाय के साथ ले जाना है। अब बाय आकर बैठ जाती है और न तो उससे कोई बात भी नहीं करती है और न ही बताती है कि इसे कहाँ रखना है। अब इसे कहती है कि इतना बड़ा सा प्लांट है, इसे कट कर दो। अब झिंगझिंग को गुस्सा आ गया था और वह कहती है कि मैं गू की बॉडीगार्ड हूँ, आपकी नहीं। इस प्लांट को मैं मूव नहीं करूंगी, बल्कि पूरी तरह से काट दूंगी। अब झिंगझिंग और बाय में काफी बहस हो जाती है और बाय को भी काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन झिंगझिंग तो यहाँ कटर दिखाते हुए कहती है कि मैं इसे काट डालूंगी। अभी उनकी नोकझोंक चल ही रहती है कि वहीं से गू आ जाता है और उसके हाथ से कटर ले लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर बाय के सामने ही उसका हाथ पकड़कर चला जाता है। अब बाय का ये सीन देखकर तो हालत ही खराब हो गई थी और वो बहुत ही गुस्सा हो रही थी। अब मिस्टर गू को झिंगझिंग की बहुत फिक्र हो रही थी कि अब उसे कोई भी परेशान ना करे, लेकिन झिंगझिंग उसे तसल्ली कराती है कि कुछ नहीं होगा। मिस्टर गू तो बस उसे खुश देखना चाहता था। अब यहाँ पर एक क्यूट सा लव मूवमेंट होता है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आने वाला रहता है। तभी झिंगझिंग कॉकरोच का बहाना बनाकर उसे कवर कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि झिंगझिंग का ऑफिस में कोई खास काम तो था ही नहीं, इसलिए वो बैठे बैठे बोर हो जाती है। कोई इसे इतना काम भी नहीं देता था, इसलिए वो सारी बातें आईनी से शेयर करती है। जबकि सियाते मिस्टर गू के कहने पर झिंगझिंग का बहुत ख्याल रखता था। कभी उसे काफी सेंड करता था तो कभी फिश गिफ्ट में देता था। ये सारा कुछ वो गू के कहने पर कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक एम्प्लॉय देख लेती है तो उसे लगता है कि जरूर इनके बीच कोई चक्कर चल रहा है, ये जरूर इनका अफेयर चल रहा है। अब वो इसी बात को पूरे ऑफिस में फैला रही है। अब पूरे ऑफिस में यही गॉसिप चल रही होती है कि झिंगझिंग और सियाते के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। अब ये सब सुनकर झिंगझिंग भी खुश हो जाती है कि चलो इस बहाने कम से कम मेरा और गू का रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो अफवाहें फैल गई थी, अब ये सारी अफवाहें सियाते को भी नहीं पसंद थी और उसके साथ साथ जब मिस्टर गू को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी गर्ल का नाम किसी भी बॉय के साथ न जुड़े, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब झिंगझिंग की बात अकेले में वो फैसला करता है कि इस तरह की अफवाहों को मैं अफवाहें से ही मिटाऊंगा और सियाते को वो छुट्टी दे देता है। सियाते आईनी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगता है क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। अब इधर गू जानबूझकर लोगों को देखने का मौका देता है कि जैसे वो झिंगझिंग की बहुत केयर करता हो। वह बार बार किसी बहाने से झिंगझिंग के पास आता रहता है, जिससे कोई उसके बारे में भी बातें बनाए कि वो और झिंगझिंग कपल है। लेकिन वो जितनी कोशिश करता था कोई इस साइड पर आता ही नहीं था, बल्कि कोई और ही मतलब निकाल लेते थे। तो अब गू डायरेक्ट सबके सामने आकर कहता है कि चलो झिंगझिंग तुम मेरे साथ खाने पर चलो। अब वही एम्प्लॉय कहने लगे थे, हाँ ये आपकी बॉडीगार्ड है तो साथ साथ ड्राइवर भी है, तो ये तो बनता ही है। अब गू को बहुत गुस्सा आता है, गॉसिप करने में तो बहुत ही माहिर हो, कभी काम की भी बातें बना लिया करो। अब यहाँ पर गू जितना ही परेशान हो रहा था, झिंगझिंग को उतना ही मजा आ रहा था। अब गू और झिंगझिंग के बारे में कोई ऑफिस में बात ही नहीं करना चाहता था। अब झिंगझिंग कहती है कि आपने मुझे बॉडीगार्ड की ड्यूटी दी है, मैं किसी के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ।
अब जिंजिंग गू से नाराज हो गई थी। अब जिंजिंग को खुश करने के लिए गू उसे एक गिफ्ट देता है। जिंजिंग उसे देखकर खुश होती है, लेकिन फिर अपना मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर ही अनाउंस करते हैं कि आज हम सारे लोग डिनर पे जाएंगे। जिंजिंग भी जाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन गू तो चाहता था कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जिंजिंग जाए। पर अब जिंजिंग उसे इशारों में ना आने को कहती है। जिंजिंग सारे लोगों के साथ यहाँ डिनर करते हुए दिखाई जाती है। अब यहाँ पे चोरी चोरी मिस्टर गू भी पहुंचा हुआ है। अब इधर एक बार दोनों का आमना सामना हो जाता है और इधर गू जिंजिंग से सॉरी कहता है, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं हो सकता हूँ और मुझे डर था यहाँ तुम्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वही वहाँ से कोई गुजर रहा था जिससे उनकी टक्कर हो जाती है और दोनों की किस हो जाती है। अब वही एक एम्प्लॉई इसे देख लेती है। अब जब उन्होंने सीक्रेट रखने का फैसला किया तो यहाँ पे एक एम्प्लॉई देख लेती है और सारी बातें फैल जाती हैं। उनके बारे में चारों तरफ गॉसिप होने लगती है। अब गू जिंजिंग को तसल्ली देता है कि कोई तुम्हारे बारे में चाहे जो कहे, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अब शाम को जिंजिंग को वो लेके जाने लगता है और कोई देखकर कहता है कि वाह ये कितने क्यूट कपल हैं। इधर सियाते आईनी का बहुत ख्याल रख रहा था क्योंकि आईनी बहुत ही बीमार थी। अब जबकि यहाँ पर जिंजिंग और गू को ऑफिस के सारे लोग एलिवेटर में भी अकेले ही टाइम देना चाहते थे, इसलिए उनके साथ एलिवेटर में कोई नहीं जाता है। लेकिन वहाँ पर मिस बाय भी आ जाती है और वहाँ पर बातें भी लगाती है तुम दोनों को। इस तरह छुपी हुई इंसल्ट थी जिंजिंग की, क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ इतनी ही थी क्योंकि वो गू की गर्लफ्रेंड है। जिंजिंग ने ये बात अच्छे से सुनी थी। वह गू के सामने शांत रहती है, वह ऐसा फील कराती है जैसे उसे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं। और इधर ऑफिस में सारे लोग गॉसिप कर रहे थे। गू हमेशा जिंजिंग को अपने साथ रखता है, वो सिर्फ ब्यूटी फेस ही है और कुछ भी नहीं। इधर गू को जिंजिंग की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है, वो सबका मुंह बंद करा देता है और सबको डांट लगाता है और बताता है कि जिस तरह से जिंजिंग उसके प्लान को, उसके रूटीन को मैनेज करती है, उसकी छोटी छोटी चीजें ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक बड़ी पिक्चर बनाने के लिए। जब वो उसके सब चीजों का ख्याल रखती है तभी तो वो ऑफिस में अच्छे से काम कर पाता है और उसकी वजह से ही उसकी बीमारी भी खत्म हुई है। जिंजिंग से बड़ी ब्लेसिंग और इम्पोर्टेंट और किसी में नहीं। वो सबको रियलाइज कराती है कि वो यूजलेस नहीं है। इधर बाय का तो मूड ही खराब हो जाता है ये सब सुन के। इधर हानवान से उसका आमना सामना भी होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और उसका बात भी नहीं सुनती। और इसके बाद वो सीधा दादाजी के पास जाती है। वह दादाजी के साथ ये बातें भी शेयर करना चाहती थी जो आजकल ऑफिस में चल रहा था, लेकिन दादाजी भी तो यहाँ कम नहीं थे। उन्होंने तो खुद ही पार्टी बदल ली थी और वो बाय को उसकी लिमिट्स याद कराते हैं और कहते हैं कि तुम ऑफिस में अच्छा काम करती हो, लेकिन खुद को अपनी जगह पर ही रहने दो, ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी आजकल वेकेशन पर थे और सारा काम गू चला रहा था। उन्हें गू पर पूरा विश्वास था कि गू जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। अब जिंजिंग को कोई भी कुछ काम नहीं कहता था। जब से ये सब जान गए थे कि वो गू की गर्लफ्रेंड है, कोई उसे हिलने को भी नहीं कहता था, लेकिन उसे तो काम चाहिए था। एक दफा वो कुछ फाइल्स लेने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट्स में जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है जिसमें वो भी अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाता है कि गू को एक मीटिंग में जाना है, लेकिन गू को तो जिंजिंग का साथ हर जगह अच्छा लगता था। वहाँ पर मिस बाय भी आ जाती है और उनका बिजनेस पार्टनर भी वहाँ पर टॉन्ट करने लगता है और जिंजिंग से कहता है कि तुम मेरे क्लास को फील करो, लेकिन गू को तो लगता था जैसे ये जिंजिंग की इंसल्ट कर रहा है। तो लेकिन वो जिंजिंग का इंट्रोडक्शन देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन गू का पार्टनर उसे रियलाइज कराता है कि किसी की वजह से बिजनेस पार्टनर को माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन गू को ये बातें अच्छी नहीं लगती। जबकि उधर बाय जिंजिंग को रियलाइज कराती है कि तुम गू के लिए एक कंफर्टेबल पार्टनर हो ही नहीं, उसे तो बिल्कुल मेरी जैसी पार्टनर चाहिए। अब यहाँ पे जिंजिंग का मूड बिल्कुल खराब था। तो यहाँ गू आकर बताता है कि हम इस बिजनेस पार्टनर के साथ अपना बिजनेस टर्मिनेट करने वाले हैं, लेकिन ये तुम्हारी वजह से नहीं है, इसके साथ हम चल ही नहीं सकते हैं, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। अब इधर जिंजिंग अंदर ही अंदर
सोच रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नए बिजनेस पार्टनर की तलाश है। अब गू को नए बिजनेस पार्टनर की तलाश में बाहर जाना था और इधर जिंजिंग को रियलाइज होता है कि ये सारी मेरी वजह से हुआ है। मैं वहां न जाती तो शायद कुछ न होता। गू के पीछे तो बाएं हाथ धोकर पड़ चुकी थी। अब वो बिजनेस ट्रिप पर भी उसके साथ पहुंची हुई होती है, लेकिन उसे सिर्फ एक कुलीग की नजर से देखता है, उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देता ही नहीं है। लेकिन ये नया बिजनेस पार्टनर जो बनने वाला था वह गू को काफी वेट कराता है। वो बैठे रहते हैं लेकिन वो मिलने के लिए ही नहीं आता। लेकिन जिंजिंग इधर कुछ बातों को लेकर बहुत परेशान थी, इसीलिए वह आज दादाजी से मिलने के लिए जाना चाहती थी। अब वो दादाजी के पास कहती है कि मैं आपके बिजनेस में गू का हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ सिखाएंगे, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। लेकिन दादाजी उसे इशारे में कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी डिजाइन स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम गू के लिए अपने आप को बदल रही हो। लेकिन ठीक है ये बात, लेकिन तुम्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए जिसमें तुम खुद को एंजॉय न कर पाओ। मेरे लिए तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि तुम गू के लिए काफी सीरियस हो। गू को एक कंफर्टेबल बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए, बल्कि वो तुम्हारी ऑनेस्टी से प्यार करता है। तुम वही चीज करो जो गू को पसंद है। दादाजी बहुत स्वीट हो गए थे, वो बहुत अच्छे मशवरे जिंजिंग को दिए थे। अब सियाते यहाँ आने के लिए काफी परेशान था, वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे चोट लगी थी, वो उसके लिए केयर करता है, वो उसके लिए खाना बनाता है। आईनी को रियलाइज होता है कि वो बहुत लकी है, जिस तरह से वो छुट्टियां लेकर घर पे उसका ख्याल रख रहा था और छोटे छोटे काम कर रहा था। आईनी उससे बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लव करने लगते हैं। अब इधर देखते हैं कि गू के साथ रेस्टोरेंट में मिस बार भी पहुंची रहती है। वह धीरे धीरे गू के पास आकर बैठ जाती है और वो गू के साथ समय बिताना चाहती है और उसे वो डिनर पे भी जाने के लिए कहती है, लेकिन गू उसे इनकार कर देता है और वो जाते समय अपना कोट वहाँ चुपचाप रखकर चली जाती है। और इसी समय गू जिंजिंग से वीडियो कॉल करता है, लेकिन इसी समय बाय उसके दरवाजे पर आ जाती है अपना कोट वापस उठाने के बहाने पर। इधर जिंजिंग पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे हाउस कीपिंग आई हुई है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गू तो आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन जिंजिंग उसी शहर में जब फिर रही होती है तो एक जगह पर वह देखती है कि फार्मर के साथ एक चोर उसका मोबाइल चुरा कर भाग रहा था। वह उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वह उस चोर को पकड़ लेती है अपने कन्फ्यूज फ्लू के थ्रू। अब उस फार्मर को उसका फोन वापस मिल चुका था। वो बहुत खुश होता है और जिंजिंग से इम्प्रेस भी था, क्योंकि उसे कन्फू में बहुत ही इंटरेस्ट था और चाइनीज मार्शल आर्ट का वो बहुत बड़ा फैन था। वह जिंजिंग से कहता है, मेरा नाम विलियम है और मैं जरूर विजिट करूंगा आपके मार्शल आर्ट क्लब का। अब मिस्टर गू की सारी ड्यूटी जेलस होने की अब सियाते पूरी कर रहा था। अब उसे किसी के करीब नहीं आने देता था, वो उसकी चोट देखना चाहता था। अब अचानक सियाते के मुंह से निकल जाता है कि गू के साथ वहाँ बाय भी गई हुई है बिजनेस ट्रूप के साथ। अब जिंजिंग को गुस्सा आ जाता है कि उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। जानबूझकर उसी टाइम पे गू के साथ खाना खा रही थी और उसे खाना भी सर्व कर रही थी। उधर सियाते गू को बताता है कि जिंजिंग को चोट लग गई थी और इधर जिस पार्टनर से गू मिलने आया था वह तो उसी के शहर में था। अब यहाँ पे गू का कोई काम नहीं था, तो उसे लगता है कि मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं और वो भाई को खाने पर छोड़कर ही कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर जिंजिंग को वो सरप्राइज देता है क्योंकि वो टाइम से पहले ही वापस आ गया था। अब वो जिंजिंग के लिए नूडल्स बना रहा था। अब जिंजिंग उससे पूछती है कि बिजनेस टूर पर कौन था तुम्हारे साथ। अब वो जिंजिंग से कुछ भी नहीं छुपाता है, वो बताता है कि बाय आई थी मेरे साथ, वह जबरदस्ती आ गई थी मेरे साथ। अब 1-2 दिनों के बाद मिस्टर गू का एक स्पेशल डे था, क्योंकि वो फार्मर जिसे ये लोग अपना पार्टनर बनाना चाहते थे वो आज उनकी कंपनी में विजिट करने के लिए आएगा। अब वो सारे लोग तैयारी पर थे कि किसी तरह उसे हम काम के लिए मना लें। अब इधर जिंजिंग के मार्शल आर्ट क्लब का सीन देता है। जिंजिंग और उसके पापा दोनों मिलकर मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। यहाँ विलियम आता है और वो उसे देखकर काफी खुश होता है और यहाँ पर विलियम को उसके डैड कंफू की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं।
विलियम काफी खुश था, जबकि इधर ऑफिस का सीन देता है। गू और उसकी पूरी टीम आज बहुत नर्वस थे। वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे थे। क्या वो फॉरनर उनके साथ काम करने को मानेगा कि नहीं, इस बात से सभी घबरा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि वो फॉरनर विलियम था। जब वो जिंजिंग को वहाँ पर देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है। यहाँ पर सारे लोगों ने उसे बिजनेस प्रपोजल दिया था, लेकिन वो किसी से भी संतुष्ट नहीं था। लेकिन जब यहाँ जिंजिंग आती है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अब जिंजिंग से वो कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। अब वो जिंजिंग उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। अब वह ऐसी ऐसी बातें एक्सप्लेन करती है जो विलियम के माइंड सेटिंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। अब उससे सभी खुश हो जाते हैं। अब विलियम उसी की बातों से इंस्पायर होकर इसे विजिट करने के लिए यस कर देता है। अब जिंजिंग बहुत खुश थी। इधर विलियम जब जिंजिंग से हाथ मिलाने लगता है तो गू बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसे अलर्ट कर देता है कि ये मेरी बॉडीगार्ड नहीं है, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। इधर लोग पिटी कर रहे थे मिस बाय को कि हमेशा से वो गू के साथ रही है और उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन जिंजिंग में भी काफी काबिलियत है, इसीलिए इतने बड़े सीईओ ने उसे अपने साथ रखा है। जबकि जिंजिंग उसके ऑफिस से जा रहा था और उसे रिक्वेस्ट करता है जिंजिंग से और एक फेवर मांगता है। एक फिल्म डायरेक्टरी बनानी है जिसे हम चाइनीज मार्शल आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और वो हम आपके मार्शल आर्ट क्लब में शूट करना चाहते हैं, जिसके लिए जिंजिंग तुरंत मान जाती है। अब जिंजिंग के उससे हाथ मिलाते देखकर मिस्टर गू को तो काफी जेलस हो रहा था। अब यहाँ पर गू काफी जेलस हो रहा था। वो उसे खुशी भी थी कि उसे इतना बड़ा बिजनेस पार्टनर मिल गया है, लेकिन वो यहाँ जेलस जिंजिंग की वजह से हो रहा था। अब इधर मिस बाय काफी गुस्से में थी क्योंकि उसकी सारी मेहनत एक तरफ और सारा क्रेडिट यहाँ पर जिंजिंग को मिल रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाता है कि जिंजिंग के घर पर शूटिंग के लिए सब कोई पहुंचे हुए थे। यहाँ पर विलियम के साथ हान भी आया हुआ था। यहाँ पर जिंजिंग के डैड विलियम को दिखा रहे थे कि इसे इस हथियार को इस तरह से यूज करना है और इसे जिंजिंग लेकर शूट करने वाली है। इतने में बाय भी वहां पहुंच जाती है और वो बताती है कि ये लोग हमारे कस्टमर हैं, मैं इसे ऑफिशियल कंपनी देने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। जबकि यहाँ पर तलवार रखी देखकर बाय को एक प्लान आ जाता है। उसे याद आता है कि गू ने एक बार उसे बताया था कि ये लड़की बहुत बहादुर है, लेकिन अगर ये ब्लड देख ले तो ये बेहोश हो जाती है। अब इधर जिंजिंग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी। यहाँ पे सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और उधर बाय ने उस पे ब्लड लगा दिया था। अब जिंजिंग को उस तलवार के साथ परफॉर्म करना था। जैसे ही जिंजिंग उस तलवार को लेकर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अब जिंजिंग जैसे ही उस तलवार पे ब्लड लगा देखती है वह तुरंत बेहोश होने लगती है। उसी समय गू तुरंत दौड़ता हुआ आता है जिंजिंग को बचाने के लिए, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा बूफर गू के ऊपर गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। इधर बाय को रियलाइज होता है कि मैं तो जिंजिंग का मजाक बनाने वाली थी, लेकिन वो तो गू को ही जख्मी कर बैठी थी। गू अब हॉस्पिटल में था। जिंजिंग उसका ख्याल रख रही थी। वहाँ पर उससे मिलने के लिए हामरान भी पहुंचा हुआ था। वो तो कहता है कि मैं अपने जीजा जी को देखने आया था। अब गू को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब वहाँ पर एक और लड़की आती है, बल्कि वो कोई और नहीं, वो मिस बाय होती है। यहाँ पर सबको पता चल चुका था कि ये काम मिस बाय का था और गू उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिंजिंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब जिंजिंग गू को शांत करती है। तब मिस बाय कहती है कि सॉरी गू, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। अब मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ और मैं आइसलैंड जा रही हूँ अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए। वो उसे माफ कर देता है। यहाँ पे विलियम का काम खत्म हो गया था। अब वो वापस जाने वाला था। वो जिंजिंग से बातें कर रहा था। अब जिंजिंग को इतनी इम्पोर्टेंस देते हुए विलियम को देखकर गू का तो जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी विलियम्स कहता है कि मैं जिंजिंग से कुछ देर के लिए अकेले में बातें करना चाहता हूँ, लेकिन अलग जाकर उससे वो यही कहता है कि गू तुम्हें बहुत लाइक करता है, वो बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा, इसे चेरिश करना। जबकि गू बहुत ही जेलस होता है। जब जिंजिंग उसके पास जाती है तो गू जिंजिंग से कहता है कि विलियम्स ने जो भी तुमसे कहा है तुम उस पर विश्वास मत करना। तब जिंजिंग कहती है कि उसने कहा है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूं।
यह सब सुनकर अब गू को बहुत ज्यादा विलियम अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसने गू के लिए बहुत अच्छा सोचा था। जबकि इधर हाँ बाय को दिखाते हैं, हामरान बाय से आइसलैंड जाने के लिए कह रहा था, जबकि इधर जिंगजिंग वह डिजाइन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया था। जिंगजिंग अब बहुत काम कर रही होती है। वह गू जाकर दादाजी को भी ये बात बताता है। दादाजी भी सुनकर खुश थे कि जिंगजिंग अपने बल पर कुछ करना चाहती है। अब वो ये नहीं चाहते थे कि गू उसका जॉब दिलाने में हेल्प करे, जो भी करे जिंगजिंग अपने बलबूते पर करे। अगर जिंगजिंग दिन रात बहुत ही मेहनत कर रही है, वो खाने पीने का ख्याल भी नहीं रख रही थी, लेकिन गू हर तरह से था उसका ख्याल रखने के लिए। उसे इतना प्यार जो करता है, वह गू जबरदस्ती उसे खाना खिलाता है और इधर उसका मसाज भी करने लगता है। जिंगजिंग सारा दिन डिजाइन करके बहुत थक चुकी थी। गू उसका मसाज करता है। अब यहाँ पर ऑफिस में एक नए कैरेक्टर को दिखाते हैं, जिसका नाम डायरेक्टर डू है। वो गू ग्रुप के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड है। उसके पास नए आने वाले एम्प्लॉय की सीवी आती है, जिसके पास जिंगजिंग की भी सीवी आती है। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि ये मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर मिस्टर डू तो उसकी फाइल को एक किनारे ही रख देते हैं, क्योंकि वो उसे देखना भी नहीं पसंद करता। उसे यही लगता था कि मिस्टर गू उसकी सिफारिश करेगा, इसलिए वो उसकी फाइल देखना ही नहीं चाहता। अब उसे नए एम्प्लॉय सिर्फ टैलेंट की बेस पर चाहिए थे। अब उसके असिस्टेंट की बातों से लग रहा था जैसे मिस्टर गू जिंगजिंग को यहाँ रखवाना चाहता है। उधर जिंगजिंग को कंपनी के द्वारा ईमेल आता है, जिसे देखकर वो काफी सैड हो जाती है। उसमें लिखा था कि सॉरी, आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यह देखकर तो जिंगजिंग को काफी दुख होता है। अब यहाँ गू को आनी और सियाते से पता चलता है कि जिंगजिंग बहुत अनलकी है। उसने कभी आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, उसका कोई भी लकी ड्रा भी नहीं निकलता है। अब यहाँ पे गू फैसला करता है कि वो उसकी किस्मत बनाएगा। जिंगजिंग इधर काफी सैड थी, वो छुप कर बैठी थी। अब वो उसके पास जाता है और कहता है कि हम आज बाहर आउटिंग पर जा रहे हैं, यहाँ कमरे में तुम्हें बंद होकर नहीं रोना है। और वो उसे अपने साथ उसे घुमाने के लिए ले जाता है, ताकि उसका अच्छा सा दिन बीत सके। अब इधर सियाते और आईनी छुपे हुए थे, और वो उसके साथ प्लानिंग करता है कि वो जिंगजिंग को यहाँ पे अच्छा रियलाइज कराएंगे। और इस प्लान में सियाते और आईनी भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। इधर सियाते और आईनी कहीं भेस बदल कर छुप जाते थे, कहीं स्टॉल लगाए थे तो उसके पीछे छुपे हुए थे। अब दोनों वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर एक एम्प्लॉय आती है, जो कि जिंगजिंग को कहती है कि आज के दिन हम लोग लकी ड्रा करने वाले हैं, क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहेगी। जिंगजिंग तो पहले काफी सैड थी, लेकिन उसे कुछ मिस्टीरियस नहीं लगा, मेरा बैड लक है। लेकिन गू सामने आता है और कहता है कि आजमा के दो देखो, शायद आज हमारा दिन हो। अब वो जिंगजिंग वहाँ पर गेम खेलना शुरू करती है और वो जिंगजिंग को अपनी तरफ कर लेता है। अब इधर सियाते और आईनी मिलकर उसे फर्स्ट प्राइज दिला देते हैं। अब जिंगजिंग बहुत खुश होती है। अब उसके बाद वहाँ पर जब वो घूम फिर रहे होते हैं, तो वहाँ कार्टून कैरेक्टर की शक्ल में सियाते और आईनी आते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर एक गोल्डन बॉल चूज करेंगी, जिसमें आपको प्राइज मिलेगा। इधर जिंगजिंग गोल्डन बॉल चूज करती है, जिसमें उसे कूपन मिला था, जिसमें उसे पूरा दिन फ्री शॉपिंग का ऑफर मिला था। अब जिंगजिंग दो ट्रॉली भरकर शॉपिंग करती है और वो बहुत खुश थी। अब उसका खराब मूड एकदम से जबरदस्त ठीक हो चुका था। वेल यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही करने लगा था। उसे मैकेनिक मशीन के पास लेकर जाता। अब यहाँ पर भी सरप्राइजेस मिल रहे थे उसे। अब वो ओवर एक्टिंग करते हुए जिंगजिंग को यहाँ किस करता है और कहता है थोड़ी सी तुम्हारी लक यहाँ पर मैं उधार ले लेता हूँ। और वहाँ पर जब एक ब्लाइंड बॉक्स खोलता है तो उसमें एक प्राइज निकलता है। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अब जिंगजिंग को शक हो गया था कि जो भी मशीन से बॉक्स निकल रहे थे उन सब में कुछ न कुछ प्राइज था। अब जिंगजिंग जान जाती है कि ये सारा काम तुम्हारा है, लेकिन फिर भी वो खुश होती है कि जिंगजिंग का ये गुड लक, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि गू उसके साथ है।
लेकिन थैंक गॉड मिस्टर गू के साथ जिंजिंग आज बिल्कुल गुस्सा नहीं होती है। आज उसका इतना अच्छा दिन बीता था। अब वो घर आकर खुशी खुशी सो जाती है, लेकिन मिस्टर गू का तो डे अभी खत्म नहीं हुआ था। वो फौरन से जाता है। उसे ये पता करना था कि उस झिंझिंग को क्यों रिजेक्ट किया गया था। अब डू यहाँ एक बार में बैठकर वाइन पी रहा था, तभी वहाँ पर मिस्टर गू पहुँच जाता है और उसे बातों ही बातों में शर्त लगाता है। मैंने सारे कैंडिडेट के ड्राइंग इस फोन में सेव किए हुए हैं। अब तुम्हें इसमें से पता लगाना है कि कौन सा झिंझिंग का है। अगर तुम पता लगा लोगे तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ठीक है। अब जैसे ही वो उसे शो करता है तो डायरेक्टर डू में तो जरूर कुछ खास बात थी। डायरेक्टर डू तो तुरंत पहचान जाता है, क्योंकि वो अपने सभी एम्प्लॉयज के काम अच्छे से जानता था। उसमें सिर्फ एक ही काम नया था जो झिंझिंग का था, लेकिन जिंजिंग का काम देखकर डू को बहुत अच्छा लगता है, काफी स्पेशल था। अब यहाँ पर जिंजिंग के पास एक लेटर आया हुआ था डिजाइनिंग विभाग से। अब जिंजिंग को लग रहा था कि ये डू ने किया है, लेकिन वह बताता है कि ये मेरा काम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टर ने तुम्हारा काम पहले नहीं देखा था, ये तुम्हारी बेस पर मिला हुआ है, तुम्हारी काबिलियत के लिए। अब ये सब सुनकर जिंजिंग बहुत खुश हो जाती थी और इधर वो जिंजिंग को खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता था। और नेक्स्ट डे ऑफिस का देता है। यहाँ पर जिंजिंग का पहला दिन था अपनी नए जॉब पर। वह काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इधर जिंजिंग और गू के रिलेशन का भी काफी वक्त हो गया था। उसकी पहली मंथली एनिवर्सरी थी। वह उससे किस करती है और ऑफिस के बाहर पहली दफा डू और जिंजिंग का आमना सामना काफी लेटेस्ट अंदाज में हुआ था। इधर डू के हाथों से काफी जिंजिंग के ब्लेजर पर गिर जाता है और मिस्टर डू जिंजिंग को कमेंट करते हुए कहता है कि वाह क्या काफी अच्छा आर्ट बना हुआ है। इतने में जिंजिंग उसके हाथ से काफी मग लेकर उसके ऊपर भी वही ड्राइंग आर्ट बनाती है काफी से और कहती है कि काफी ब्यूटीफुल आर्ट है। अब यहाँ अंदर सामना होता है, तब जाके जिंजिंग को पता चलता है कि ये तो इसका नया बॉस है। अब यहाँ गू ने वहाँ पर देख लिया था कि जिंजिंग का कोट गंदा हो गया है। अब उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ ले जाता है अपने ऑफिस में। अब यहाँ पर गू जैसे जिंजिंग को पकड़कर ले जा रहा था, सारे पुलिस छुप छुप कर देख रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह से मिस्टर गू जिंजिंग का केयर कर रहा था, वो सारे बहुत ही खुश हो रहे थे। अब गू ने अपना एक कोट जिंजिंग को पहना दिया था। अब जिंजिंग तो बहुत खुश हो रही थी। अब इसके साथ ही उसे याद दिलाता है कि आज स्पेशल दिन है और उसके साथ ही उसे किस करता है। पर आज जिंजिंग का पहला दिन काफी अच्छा नहीं जाता। दूसरा दिन सीन देता है कि मिस्टर डू ने उसे हायर तो कर लिया था, फिर भी उसकी काबिलियत पर उसे विश्वास नहीं था। उसने एक टास्क दिया था, उसने किसी प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। उन्हें जिंजिंग को मात्र एज ए हेल्पर की टास्क दी थी। यह सब जिंजिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। सारे एम्प्लॉयज उस पर लुक डाउन कर रहे थे। अब जिंजिंग एक कारनामा कर देती है। अब इधर वो स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पर गलती से मिस्टर डू का सर ही जिंजिंग से फट जाता है। अब जिंजिंग क्या करे, वो छुप जाती है और इधर दर्द से मिस्टर डू का हालत खराब हो जाता है। अब इधर दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। वो लोग काफी कोशिश करते हैं, वो लोग बुलाते हैं सबको, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं था, सब जा चुके थे। अब उनके पास वहाँ कोई नहीं था। इसके आगे की स्टोरी के साथ हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और दोस्तों जाने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।